Hello friends, welcome to S Kumar's classroom and I hope that your preparation is going on full swing. So कल हमने सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल तक पढ़ा था। आज हम मैकियावेली को पढ़ेंगे। जैसे कि हर थिंकर को पढ़ने से पहले उसके टाइम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था। सो मैकियावेली का जो टाइम है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द एज ऑफ ट्रांजिशन। कल हमने एक हिस्ट्री का ब्रीफ आइडिया लिया था। पहले सिटी स्टेट्स थे, उसके बाद में मेडिवल एजेस जो कि डार्क एजेस आई, वेस्टर्न हिस्ट्री में डार्क एजेस उनको कहा जाता है। उसके बाद जो रेनेसां का और एनलाइटनमेंट का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ये जो ट्रांजिशनल थिंकर लाइक मैकियावेली है वो लोग अपनी राइटिंग्स को लिखते हैं। सो मैकियावेली जो था वो इटली से बिलोंग करता था। इस और उसकी जो कंट्री थी इटली, वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी उस वक्त। इटली वॉज ए हाउस डिवाइडेड। और जो चर्च था उस वक्त का वो बहुत ज़्यादा करप्ट था, क्योंकि अभी तक मेडिवल एजेस पूरी गई नहीं है। आप देखिए ये एज ऑफ ट्रांजिशन है, तो ये जो करप्शन है और अपनी जो फ्लोरेंस स्टेट होता है इटली के अंदर, मैकियावेली वहाँ से बिलोंग करता है, तो वो अपनी कंट्री को देख के बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसका कंसर्न भी सेम होता है। आप देखिए सारे थिंकर्स के अंदर सेम कंसर्न है, भले ही सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सभी लोग अपनी कंट्री को आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं। ये उनका गोल था और इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे रहे हैं। सो मैकियावेली जो है, इसीलिए उसको एज ऑफ ट्रांजिशन, जो एज ऑफ ट्रांजिशन है उससे बिलोंग करता है। एंड ही बिलोंग टू रेनेसां बिकॉज सेकुलरिज्म और नेशन स्टेट, ये जो दो हैं ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। दिस टू आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी। जो आपको मेडिवल एजेस के अंदर थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स मिलेगी और थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स एंड डिवाइन राइट्स, इसको जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उससे कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, वही चीज़ें आपको मैकियावेली के अंदर देखने को मिलेंगी। एक अलग करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, तो इसको क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म। दूसरा नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म और ये सब जो चीज़ें हैं ये पहले बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। सेकुलरिज्म पहले देखने को नहीं मिलता है, और मैकियावेली के अंदर हम यही देखेंगे। मैकियावेली के अंदर अगर एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, वो देखेंगे इसका रियलिज्म। रियलिज्म ऑफ मैकियावेली। अब रियलिज्म क्या है? रियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म के अपोजिट है एकदम। ठीक है, आइडियलिज्म हमने प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल में देखा कि वो लोग आइडियल्स पे बात करते हैं कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, एक सोसाइटी को कंप्लीटली करप्शन फ्री होनी चाहिए। उसके लिए वो एकदम एक्सट्रीम इवन स्टेप्स देते हैं। प्लेटो होता है फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है। उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें वो इतना यूटोपियन बात करता है कि स्टेट हर आदमी का खर्चा उठाएगा और उसके बाद में उन लोगों को आप मैन ऑफ गोल्ड, कॉपर और आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के अंदर बांट देंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में वो फैमिली को भी खत्म कर देता है। इसको आइडियलिज्म कहते हैं। सोक्रेटिस जहर पी जाता है अपने आइडियल्स के लिए, दिस इज आइडियलिज्म। बट मैकियावेली से हम देखेंगे रियलिज्म में शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं करेंगे, हवा के अंदर बात नहीं करेंगे। मैकियावेली कहेगा कि भाई जो तुम्हारे सामने उसको देखो, तुम होना क्या चाहिए आइडियल वो एक अलग बात है, बट डील द पीपल एज दे आर। सो लेट अस सी व्हाट मैकियावेली सेज। मैकियावेली जो था वो एक डिप्लोमेट था, एक फिलोसोफर था, एक पॉलिटिशियन था, और उसकी जो क्लासिक बुक है वो है द प्रिंस। हम द प्रिंस ही पढ़ेंगे कि उसके अंदर मैकियावेली क्या क्या मेन आइडियाज देता है। जो प्रिंस बुक है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस्ट बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, कि आपको पॉलिटिक्स करके राज कैसे करना है वो बताता है मैकियावेली। क्योंकि मैकियावेली का कंसर्न यही होता है कि भाई कोई ढंग का राजा होना चाहिए जो कंट्री को चला सके और कंट्री के अंदर करप्शन ये सब बंद होना चाहिए। अब इसलिए मैकियावेली जो है ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहेगा। जो आदमी ये देख रहा है कि अपने सारे चारों तरफ करप्शन है, चारों तरफ लोग लड़ रहे हैं पावर के लिए, ऐसा आदमी ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कह सकता है? ऑप्टिमिस्टिक रहेगा कि पेसिमिस्टिक रहेगा? पेसिमिस्टिक रहेगा डेफिनेटली। सो इसीलिए मैकियावेली कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा सेल्फिश रहा है, अनग्रेटफुल रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। मैकियावेली क्या लेता है? हिस्टोरिकल व्यू लेता है ह्यूमन नेचर का, हिस्टोरिकल व्यू।
ही इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिसिस्ट, दैट्स वाई, क्योंकि वो कहता है भाई ये हमेशा से ही स्वार्थी लोग रहे हैं, इनको उसी हिसाब से डील करना चाहिए अगर आपको अच्छा राजा बनना है तो। सो दैट्स वाई ये जो प्रिंस है उसको मैकियावेली कहता है ही शुड रूल विथ आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब है पावर के साथ रूल करना चाहिए उसको। और जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है रूल विथ आयरन हैंड, इट मैचेस विद द कौटिल्यास कॉन्सेप्ट ऑफ साम दाम दंड एंड भेद। सो मैकियावेली और कौटिल्या जो है वो काफ़ी क्लोज हैं थॉट के अंदर। कौटिल्या भी कहता है कि भाई किसी भी तरीके से काम बनना चाहिए स्टेट क्राफ्ट के अंदर। जो राजनीति है उसके अंदर एथिक्स नहीं चलती, और हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फिलोसॉफी नहीं पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब होता है यू शुड गेट योर एम, दैट्स इट, हाउएवर हुक एंड क्रुक, यहाँ से ये रियलिज्म स्टार्ट होती है। इसलिए प्लेटो और एरिस्टोटल, सोक्रेटिस हैं, इन लोगों को अगर आप फिलोसॉफी का सिलेबस देखेंगे सिविल सर्विसेज का, उसके अंदर भी हैं ये लोग, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब लोग। क्यों? क्योंकि ये फिलोसॉफिकल लोग हैं, ये आइडियलिज्म की बात करते हैं। भले ही ये पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई स्टेट को कैसे बनाया जाए, राजा कौन होना चाहिए, ये सब पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट हैं, तो ये उन पे बात कर रहे हैं, बट विथ आइडियलिज्म दे आर डूइंग दैट। मैकियावेली से आप देखेंगे कि ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। मैकियावेली बोलता है पॉलिटिक्स करनी है, एथिक्स भाड़ में गई, ठीक है, हमें पॉलिटिक्स से मतलब है स्टेट क्राफ्ट करना है, राज्य को अच्छे से चलाना है, स्टेट को अच्छे से चलाना है, उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए, दैट्स इट। सो ये मैकियावेली के अंदर क्लियर शिफ्ट है जो क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उससे, एंड इट इज़ नियर टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्या भी सिमिलर बातें करते हैं कि भाई आइडियलिज्म जो है उससे काम नहीं चलेगा। कौटिल्या गिव्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सजेशन टू चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसके प्रिंस होते हैं कौटिल्या के। सो लेट अस सी व्हाट सजेशंस मैकियावेली गिव टू हिज प्रिंस। मैकियावेली कहता है कि प्रिंस शुड बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन बीइंग वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। मैकियावेली कहता है भाई हवा में बातें नहीं करनी है। जो आइडियाज़ के द्वारा वर्ल्ड बनाया गया है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब नहीं। प्रिंस को क्या जानना है वर्ल्डली वाइज, कि दुनिया के अंदर असल में क्या हो रहा है, दुनिया वास्तव में कैसी है, लोग वास्तव में कैसे हैं, उसके ओपोनेंट्स वास्तव में कैसे हैं, उसको उन चीज़ों को जानना है। सो द प्रिंस शुड बी वर्ल्डली वाइज। दुनियादारी का नॉलेज होना बोलते हैं ना जिसको, वो होना चाहिए एक राजा को। राजा को हवा में सपनों में नहीं जीना चाहिए कि भाई ये होता तो बढ़िया रहता, वो होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं, उसको ज़मीनी हकीकत का पता होना चाहिए। दूसरी जो सलाह मैकियावेली देता है वो देता है कि प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लॉयन। फॉक्स का मतलब सिंपल सा है, मैकियावेली बोल रहा है प्रिंस शुड बी कनिंग। कि पॉलिटिक्स जैसे, इसका आइडियल एग्जांपल अगर कोई महाभारत को जानता है तो दुर्योधन को ले सकते हो आप। महाभारत का जो इवन गीता के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर दुर्योधन किस तरीके से बात करता है, वो आइडियल एग्जाम्पल है कनिंगनेस का। एक पॉलिटिशियन को कितना श्रूड होना चाहिए, पॉलिटिशियन को कितना कनिंग होना चाहिए। तो इवन महाभारत जो है उसके अंदर पॉलिटिकल रियलिज्म है, कूट कूट के भरी हुई है। जो भी दुर्योधन की चाल जो है, दुर्योधन के जो भी तरीके हैं, वो सिंपली वही है जो मैकियावेली बोल रहे हैं, ठीक है। एक प्रिंस जो है, एक राजा जो है, उसको फॉक्स की तरह होना चाहिए, और दुर्योधन एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड बट ही शुड बी ब्रेव लाइक लॉयन ऑल्सो, अदरवाइज क्या होगा, वो ओपोनेंट्स को जीत नहीं पाएगा। अगली जो सलाह है वो मैकियावेली देता है कि भाई रिलीजन जो है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड। रिलीजन को आप यूज़ करो, न कि रेदर देन बीइंग यूज्ड, न कि आप रिलीजन के द्वारा यूज़ हो जाओ। अब ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, क्योंकि चर्च था उस वक्त का, वो करप्ट था। अब चर्च जब करप्ट था तो मैकियावेली का क्या सीधा सा गोल है, मैकियावेली चाहता है भाई इस चर्च को ख़त्म करो यार, है ना। तो वो अपनी थ्योरी में सबसे पहले क्या कर देता है, चर्च को, जो रिलीजन है उसको क्या बोल देता है कि उसको यूज़ करो तुम, उसके द्वारा यूज़ मत हो। जो थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स है उसको इनडायरेक्टली खत्म करने की बात कहता है। अगली जो सलाह मैकियावेली देता है वो देता है कि बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। प्लेटो और ये सब क्या बातें कर रहे थे, राजा को एक पिता की तरह होना चाहिए, आइडियलिज्म की बातें कर रहे थे। राजा जो होता है वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखता है। मैकियावेली ये नहीं कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है कि भाई राजा जो है उससे लोग डरने चाहिए, राजा से प्यार व्यार कुछ नहीं है। अगर वो प्यार करेगा तो आयरन हैंड के साथ रूल कैसे करेगा, राजा को क्रश कर देना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन राजा, द प्रिंस शुड बी फियर्ड रेदर देन लव्ड। अगला जो प्लेटो है वो बोलता है, सॉरी मैकियावेली बोलता है कि पॉलिटिक्स जो है उसको एथिक्स से अलग करो।
ये एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स एक अलग डिसिप्लिन है। यहाँ पे एंड जस्टिफाइज द मीन। आपका गोल है वो आपने अचीव किया, वो किस तरीके से किया ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, दैट्स इट। पॉलिटिक्स में सिर्फ एकमात्र गोल होना चाहिए राजा का। और यही बोलता है, यही जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से पॉलिटिक्स है दैट इज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन। पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन ऑटोनॉमी, like ethics has its own autonomy. So you do not mix ethics with the politics. He says that nationalism itself is a religion, that for country whatever you are doing, that's the only thing what matters, no other thing matters. You use church should be completely subordinate to the authority of the state. So that was Machiavelli. और अभी हम सिर्फ ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनको अलग से ब्रीफ और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब हम डिटेल में ही पढ़ेंगे डायरेक्टली। बट क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक बर्ड्स आई व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जस्ट एक ब्रीफ व्यू लेके उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्कॉलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सोक्रेटिस से लेके सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, सारे जो भी स्कॉलर हैं उनको सिलेबस वाइज जैसे सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है उस हिसाब से पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस मूव टू थॉमस हॉब्स। अब जो हॉब्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हो जाता है। आई विल टेल यू वाई। क्योंकि हॉब्स के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दैट ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु गेव ऑल दोज थिंग्स। सो बिफोर गोइंग टू द स्कॉलर लेट्स सी अबाउट हिज टाइम्स, कि भाई उसका समय कैसा था। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अगर आप बैकग्राउंड जानोगे तो स्कॉलर समझना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। Otherwise it will be extremely difficult to cram all the scholars, all their theories. It will become mess. लास्ट में आपको याद भी नहीं रहेगा ये थ्योरी किसने दी थी, वो थ्योरी किसने दी थी, सब खिचड़ी हो जाएगा। सो थॉमस हॉब्स किस टाइम से बिलोंग करता था, लेट अस सी। थॉमस हॉब्स बिलोंग टू यूनाइटेड किंगडम, ओके, ब्रिटेन से बिलोंग करता था। ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी। और इसको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी। मैकियावेली में भी आप देखेंगे ट्रांजिशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैकियावेली क्या बोलता है, प्रिंस बोलता है। मैकियावेली अभी भी जो मोनार्की है उसका कुछ एलिमेंट रख रहा है ना। मैकियावेली इसीलिए कंप्लीट मॉडर्न थिंकर नहीं कहा जाता है, ट्रांजिशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंस को सलाह दे रहा है, वो अभी भी नेशन स्टेट में नहीं आया है। होप्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम आप देखोगे। तो पहली चीज़ जो है जो आप देख रहे हो होप्स में फर्स्ट टाइम, वो है कि ये कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी देता है। इसलिए होप्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। और ये जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है ये मोस्ट एसेंशियल फीचर है मॉडर्न नेशन स्टेट का। आप इंडिया का प्रीएम्बल पढ़ो, उसमें पहला वर्ड क्या आता है प्रीएम्बल का? पहला वर्ड आता है जो 5 चीज़ें हैं, टू मेक इंडिया एज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सोवरेनिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न स्टेट। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? स्टेट जो है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। जो चर्च है वो हमेशा क्या है, स्टेट के सबॉर्डिनेट है। ये जो प्रिंसिपल है ये होप्स ने फर्स्ट टाइम दिया था। थॉमस होप्स से पहले ये प्रिंसिपल किसी ने नहीं दिया था। इसीलिए इसको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है थॉमस होप्स को। इसीलिए कहा जाता है कि भाई थॉमस होप्स है, उसी की वजह से मॉडर्निटी है। नाउ लेट अस सी होप्स का टाइम जो हम उसकी बात कर रहे थे। होप्स जो बिलोंग करता है वो ब्रिटिश ट्रबल्ड फेज जो है प्यूरिटान रिवॉल्यूशन का। जो 17th सेंचुरी में प्यूरिटान रिवॉल्यूशन हुआ था, एक ब्लडी सिविल वॉर था यूके के अंदर, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, स्टेट के साथ उनका बहुत ज़्यादा रकस था। इसीलिए थॉमस होप्स कहता है कि भाई मेरा जो गोल है वो है एक पीसफुल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना। थॉमस होप्स होता है भाई, हर पर्सन, आपको पहले ही बताया पॉलिटिकल थिंकर क्या है, वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, उनके बेसिस पे एक आइडियल गोल लेता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो डिफरेंट थ्योरीज देता है। यही पॉलिटिकल थ्योरी है। तो अब होप्स जो है वो अपने आसपास से ब्लड शेड होता हुआ देख रहा है, सिविल वॉर होता हुआ देख रहा है। सो वो भी पॉलिटिकल थ्योरी इसी कॉन्टेक्स्ट में देता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा तो वो ऑप्टिमिस्टिक बातें करेगा कि पेसिमिस्टिक बातें करेगा? जस्ट एक सेकेंड सोच के आप आंसर दीजिए। वो डेफिनेटली पेसिमिस्टिक बातें करेगा, क्योंकि अपने चारों तरफ पेसिमिज्म भरी हुई देख रहा है। वो सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग सिविल वॉर कर रहे हैं। सो उसकी जो थ्योरीज होंगी वो इसी बैकग्राउंड के अंदर बिल्ड होंगे। ये बहुत साइंटिफिक है। थ्योरीज को बिल्कुल रटिए मत आप, थ्योरीज को एकदम सिंसियरली समझिए और आप उसको एकदम साइंस की तरह समझ सकते हैं। बस आपको भले ही कुछ पॉइंट्स
याद करने पड़ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो एसेंशियल पार्ट है थ्योरीज का वो आप साइंटिफिकली समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। सो होप्स जो है उसका फोकस मेनली किस चीज़ पे रहेगा? टू प्रिजर्व द लाइफ एंड लिबर्टी। क्योंकि लोग जब मर रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्या गोल है भाई? जान बची और लाखों पाए, है ना? जैसे तैसे जान बचानी है, वो थ्योरी सिर्फ इसलिए देगा, और लिबर्टी लोगों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो मैकियावेली था वहाँ तक तो प्रिंस की बात हो रही थी, राजा की बात हो रही थी, तो ठीक है, जो भी चीज़ आपको बचानी है सीधी राजा को कहोगे आप। बट होब्स ने तो सबसे पहले क्या कर दिया? थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दे दी कि भाई जो सुप्रीम है वो कौन है? स्टेट है। अब स्टेट सुप्रीम है तो इंश्योर करोगे कैसे आप? लोग हैं वो तो फ्री है ना, अभी तो राजा उनका वो रिलेशन रहा ही नहीं ना, राजा और प्रजा का रिलेशन होता है वो तो खत्म हो गया। देन हाउ दे विल मेंटेन? सो फॉर दिस होप्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी पहली चीज़ है जो आपको होप्स के अंदर देखने को मिलेगी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वही होप्स कहता है कि अब क्योंकि सिटीजन है और स्टेट है, तो सिटीजन क्या करेंगे? नेगोशिएट करेंगे। सिटीजन्स को क्या प्रोटेक्ट करना है? अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, वो मर रहे हैं। अब वो लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? वो स्टेट के साथ एक समझौता करेंगे, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये कंडीशंस हैं, मैं तुम्हें ये सर्विसेज दूंगा, तुम बदले में मेरे को ये दोगे। उसी तरीके से वो बोलता है जो सिटीजन्स हैं उनको स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको उसने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार स्टेट जो है वो सिटीजन्स को क्या बचाएगा? लाइफ बचाएगा। और सिटीजन्स उसको बदले में क्या देंगे? अपने सारे राइट्स सरेंडर कर देंगे एक्सेप्ट लाइफ। लाइफ के अलावा स्टेट जो है वो उनके साथ कर सकता है। ये है होप्स का। क्यों वो इतना पावर क्यों देता है? विल सी इट। क्योंकि वो पैसिमिस्टिक होता है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो वो सोचता है कि जब तक आयरन हैंड नहीं होगा, स्टेट को आप ज़्यादा पावर नहीं दोगे, तो वो स्टेट जो है वो लोगों के ऊपर क्या नहीं कर सकेगा? रूल नहीं कर सकेगा। इसलिए स्टेट को रूलिंग पावर देने के लिए होप्स जो है वो कहता है स्टेट शुड हैव अल्टीमेट पावर, और इसीलिए वो अपनी बुक देता है जिसको कहा जाता है लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब है, ये जो उसकी लेवियाथन बुक है, लेवियाथन का मतलब होता है सी मॉन्स्टर। जो डीमन होता है वो होता है लेवियाथन का मतलब। तो वो स्टेट को क्या बोलता है? स्टेट को लेवियाथन बोलता है कि स्टेट के पास एक, जैसे डीमन के पास पावर होती है वैसे सुप्रीम पावर होनी चाहिए। स्टेट शुड बी ए मॉन्स्टर सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट द लाइफ। नाउ लेट अस सी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमने देख लिया, इसलिए क्यों? क्योंकि जो डिवाइन राइट्स थे वो तो खत्म हो गए नेशन स्टेट के साथ ही। अब जब डिवाइन राइट्स खत्म हो गए तो ये तो बर्थ बेस्ड राइट रह गए ना, कि भाई सॉरी बर्थ बेस्ड राइट तो खत्म हो गए ना, डिवाइन राइट्स बर्थ बेस्ड थे। सो ये राइट्स अब क्या रह गए? ये राइट्स रह गए मेरिट के बेस पे, जो सिटीजन्स कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट अस सी दैट फॉर दैट ही गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, that in emergency the center is given overarching powers. We also saw this thing during the time of COVID pandemic that state were given directions from the center. और उसके अलावा जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, उसके दौरान हम देख सकते हैं किस तरीके से स्टेट जो जो सेंटर होता है दैट कंप्लीटली ओवरटेक्स द पावर। सो द थर्ड थिंग अबाउट थॉमस होब्स इज ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। He is also called the greatest of all individualist because he gave the individualism concept. How we can say that? हम कैसे कह सकते हैं भाई कि वो greatest of all individual है? क्योंकि थॉमस होब्स से पहले कोई भी थिंकर है उसने इंडिविजुअल की बात तक नहीं की। मैकियावेली भी स्टेट की बात करता है कि भाई स्टेट है, उसकी ग्लोरी वो इंश्योर होनी चाहिए। प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, एवरीबडी, सभी लोग जो हैं वो सिर्फ स्टेट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। इनफैक्ट होब्स भी स्टेट को सुप्रीमेसी देता है, उसको लेवियाथन कहता है। बट साथ में होब्स क्या कहता है? जो स्टेट को इतनी सुप्रीम पावर देता है, क्यों देता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इंडिविजुअल की लाइफ को बचाना। मैकियावेली का गोल ये नहीं था, सोक्रेटिस, प्लेटो का गोल ये नहीं था स्टेट को सुप्रीम पावर देने के पीछे। लेकिन जो होब्स है वो फर्स्ट टाइम बोलता है कि भाई स्टेट को मैं इतनी सुप्रीम पावर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि वो लोगों की जान को बचा सके। यही इसीलिए जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो सेंटर पे आ जाती है, इसीलिए उसको ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है कि इवन इन दैट टाइम वो बात कर सका किसके बारे में? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में।
एंड होब्स इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। थॉमस होब्स कहता है क्योंकि उस वक्त रेनेसां का टाइम था, साइंस का टाइम था, रीज़न का टाइम था। सो थॉमस होब्स सोचता है कि भाई मेरी थ्योरी को अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे वो सिर्फ तभी करेंगे जब मैं इसको एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करूँगा। इसलिए थॉमस होब्स क्या देता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। किसके बेसिस पे देता है, ह्यूमन नेचर के बेसिस पे देता है। अब ह्यूमन नेचर है, आप वैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं बट जस्ट सोचिए एक बार स्क्रीन से अलग देखें कि ह्यूमन नेचर को होब्स कैसा डिफाइन करेगा, पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो याद करो, थॉमस होब्स का। हमेशा जब भी थ्योरी के अंदर डाउट आए, जो थिंकर है उसका कॉन्टेक्स्ट याद करो, किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है। सो थॉमस होब्स डेफिनेटली पैसिमिस्टिक व्यू देगा। ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसका, वो कहता है ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, फियरफुल है, इंडिविजुअलिस्ट है, एकदम जितने भी गलत नाम होते हैं सारे के सारे दे देता है वो, है ना। मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स ही इंक्लूड किए। उसके बाद में वो कहता है कि भाई जब ह्यूमन नेचर इतना सेल्फिश है, इंडिविजुअलिस्ट है, तो स्टेट ऑफ नेचर जो है, स्टेट ऑफ नेचर वो होता है जब कोई अथॉरिटी नहीं होती है ना। ये कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ नेचर वो सिचुएशन होती है जब आपके ऊपर कोई स्टेट नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होता है। जैसे इंडिया में कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई पार्लियामेंट नहीं हो, और लोग जो है सिर्फ अपने हिसाब से जी रहे हो, है ना। जब अथॉरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, उस स्टेट को होब्स ने कहा ये स्टेट ऑफ नेचर है। अब थॉमस होब्स कहता है कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है इसके अंदर क्या है, माइट इज राइट। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा पावरफुल है वो दूसरे को मारेगा और राजा बन जाएगा। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो थॉमस होब्स के हिसाब से क्या है, नास्टी, ब्रूटिश, पुअर। होब्स कहता है कि बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये जो स्टेट ऑफ नेचर है। इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जाना चाहिए, थॉमस होब्स कहता है इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक स्टेट बनाना चाहिए, और स्टेट के साथ आपको क्या करना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई आओ हम मिलके स्टेट बनाते हैं। स्टेट के साथ ये नेगोशिएशन है कि तुम हमारी जान बचाओ और बदले में तुम्हारे पास पावर है कि तुम रूल्स को एनफोर्स कर सकते हो, सजा दे सकते हो, पनिश कर सकते हो लोगों को। और इस तरीके से क्या बनाई जाएगी, सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये थॉमस होब्स का एक पर्सपेक्टिव है सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने का। थॉमस होब्स हमेशा क्या प्रायोरिटी देता है, ऑर्डर ओवर लिबर्टी। इसको मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द ऑर्डर वॉज द प्राइम कंसर्न ऑफ दोज टाइम्स। सो ही सेज दैट ओके लिबर्टी इज फाइन, बट देर इज अ फेमस स्टेटमेंट ऑफ थॉमस होब्स दैट लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। ओके, यू वॉन्ट लिबर्टी, यू टेक इट, बट आपको लिबर्टी सिर्फ वहाँ मिलेगी जहाँ पे लॉ इज साइलेंट। जहाँ पे कोई लॉ नहीं है स्टेट का, वहाँ पे आप लिबर्टी, आपको आप चाहे वो कर सकते हो। बट जहाँ भी स्टेट ने कोई लॉ बना दिया वहाँ पे लिबर्टी नहीं है। सो ये स्टेटमेंट को याद रखिए, आपको थॉमस होब्स की सोल है ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको याद रखोगे तो होब्स है उसका पूरा आइडिया रहेगा आपको। लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, यू आर फ्री ओनली इफ द लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द लॉ, दैट्स इट। और उसके बदले में स्टेट आपकी जान बचाएगा। सो दैट वाज थॉमस हॉब्स। नाउ लेट अस मूव टू जॉन लॉक। वेल, जॉन लॉक वाज आल्सो एन इंग्लिश फिलोसोफर। ही बिलोंग टू द 17th century of British history, and let us see the time of John Locke। क्योंकि किसी भी थिंकर को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। आई थिंक बाय दिस टाइम दिस स्टेटमेंट इज इन ऑल ऑफ योर माइंड्स, ओके, कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, इसको याद रखिएगा हमेशा। सो जॉन लॉक जो है वो बिलोंग करता है ब्रिटिश हिस्ट्री के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से 1688 के अंदर। ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। जो किंग है वहाँ से पार्लियामेंट के पास विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। एक बहुत ही सिविलाइज्ड वे के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, और उसको जॉन लॉक विटनेस करता है। कोई लड़ाई दंगा नहीं होता है, कोई सिविल वॉर नहीं होता है, एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर लोगों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। सो आप एकदम सिंपली अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉन लॉक जो होगा उसका ह्यूमन नेचर के बारे में जो पर्सपेक्टिव होगा वो कैसा होगा। वो ह्यूमन नेचर को क्या बोलेगा, वो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखेगा ह्यूमन नेचर के बारे में, क्योंकि उसने क्या विटनेस किया है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को। जॉन लॉक है उसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉन लॉक एडवोकेट करता है राइट्स ऑफ द पीपल। और राइट के अंदर जैसे प्रॉपर्टी राइट, इसको भी वो सुप्रीम बताएगा, हम आगे पढ़ेंगे भी। रूल ऑफ लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन्स डेमोक्रेसी,
क्यों? क्योंकि वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को विटनेस करता है और वो बातें करेगा भाई लोगों को राइट्स दिए जाने चाहिए। और वो क्यों दिए जाने चाहिए? क्योंकि जॉन लॉक मानता है कि लोग हैं वो एक सिविलाइज्ड पीपल है, लोग हैं वो रीजन होता है उनके अंदर। तो अब जिन लोगों के पास रीजन होता है उनको आप डेफिनेटली पावर दोगे। और जॉन लॉक की थ्योरीज में हम ये एकदम साफ साफ देखेंगे। सो लेट अस मूव टू द क्लासिकल वर्क ऑफ जॉन लॉक, द टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन लॉक का। और जॉन लॉक जो है इसके अंदर देता है थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। होब्स देता है थ्योरी ऑफ स्टेट क्योंकि होब्स को सिर्फ जान बचानी थी, इसलिए स्टेट को बनाया, छोड़ दिया। गवर्नमेंट का मतलब है उसको फंक्शन करना पड़ेगा। स्टेट का मतलब सिर्फ अथॉरिटी हो गया। गवर्नमेंट का मतलब सिटीजन्स के साथ पावर होंगे भाई उसके, गवर्नमेंट कैसे चलानी है तुम्हें। अब जब होब्स इतने सारे राइट्स देगा लोगों को तो उसके लिए डिटेल में बनाना पड़ेगा ना जो अरेंजमेंट है वो। इवन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पर हम सीधा सीधा इफेक्ट देख सकते हैं जॉन लॉक के आइडियाज़ का। सो जॉन लॉक कहता है ह्यूमन नेचर जो होता है वो पैशन और रीज़न उसमें बैलेंस होता है। मान लिया कि वो सेल्फिश है बट उसके साथ रीज़न भी होता है उसके अंदर और एनलाइटन्ड सेल्फ इंटरेस्ट है वो की फीचर है ह्यूमन नेचर का। एनलाइटन्ड सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली, स्वार्थी है वो, बट उसके साथ क्या है, एनलाइटन्ड भी है वो। क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को हार्म नहीं करता है। होब्स ने बोला था कि नास्टी, ब्रूटिश और पुअर होती है, माइट इज राइट है, बट लोग ऐसा नहीं कह रहा। लोग बोल रहा है ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा है कि भाई वो खुद का भला चाहता है बट वो दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, और वो रीज़न उसके साथ बैलेंस्ड होता है एपेटाइट के साथ। सो अब होब्स ने जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, होब्स, जॉन लॉक एंड जे.एस. मिल, दे बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि तीनों लिबरल स्कॉलर्स हैं इन ए सेंस। भाई होब्स है वो भी इंडिविजुअलिस्ट है, लॉक और मिल है वो भी आप देखो कि ज़्यादा राइट्स देने की बात करते हैं लोगों को। अब जब लोगों को ज़्यादा राइट देगा कोई भी थिंकर, उसका मतलब क्या होगा कि वो स्टेट के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा उसको, सिटीजन्स को। अब स्टेट के साथ नेगोशिएशन की जहाँ बात आती है वहाँ पे सीधा सा रोल किसका आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का। जहाँ भी नेगोशिएशन की बात है वहाँ पे सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। हम अपनी आम जिंदगी में भी देख सकते हैं, जहाँ भी नेगोशिएशन की बात है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि भाई ये लो, गिव एंड टेक। सो होप्स एंड मिल एंड लॉक, दे बिलोंग टू द सेम ट्रेडिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द लॉक, जॉन लॉक सेज दैट द स्टेट शुड बी नाइट वॉचमैन स्टेट। वो कॉन्सेप्ट देता है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। होप्स कहता है कि भाई गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होनी चाहिए, नाइट वॉचमैन होनी चाहिए। अब नाइट वॉचमैन का क्या रोल होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर? नाइट वॉचमैन का रोल होता है भाई बिल्डिंग का ध्यान रखो, खत्म बात। जो मालिक है वो कौन है? मालिक है जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो। नाइट वॉचमैन सिर्फ उसकी देख रेख करता है। तो लोग कहता है भाई स्टेट का सिर्फ उतना ही रोल होना चाहिए, जो गांधी जी की ट्रस्टीशिप थी ना, एग्जैक्टली उस तरीके से कि स्टेट जो है मालिक नहीं है। स्टेट क्या है? स्टेट इज जस्ट केयर टेकर, दैट्स इट। एंड दैट्स वाई जॉन लॉक सेज दैट तीन जो राइट्स हैं दे शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, 3 राइट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। बट होब्स ने क्या कहा था? सिर्फ लाइफ फर्स्ट राइट है, दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल, बट ऑल अदर्स राइट्स। इन थॉमस हॉब्स स्टेट कुड ऑल्सो टेक अवे द लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। स्टेट किसी की भी जमीन को ले जा सकता है थॉमस हॉब्स के अंदर, कि भाई बस जान बचा दी तो अब स्टेट कुछ भी करे। बट जॉन लॉक के अंदर ऐसा नहीं है। जॉन लॉक कहता है स्टेट ना तो लाइफ ले जा सकता है, ना तो लिबर्टी ले जा सकता है, और ना ही प्रॉपर्टी ले जा सकता है। ये तीनों एब्सोल्यूट राइट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगोशिएटिंग टर्म्स चेंज कर देता है जॉन लॉक। जॉन लॉक कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट को बदलो तुम, लोग अच्छे लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी भी रखी जानी चाहिए, उनकी लाइफ को भी स्टेट सिक्योर करेगा, और लोगों को लिबर्टी भी स्टेट देगा। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है, क्योंकि स्टेट क्या है? स्टेट नाइट वॉचमैन है, जस्ट ध्यान रखने वाला है यार, और कुछ भी नहीं कर रहा है स्टेट का रोल। तो लोग इवन ये भी बोलता है कि पीपल हैव राइट टू रिवॉल्यूशन। अगर स्टेट मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है एक पार्टी, स्टेट जो है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी ले जाता है। जैसे क्या हुआ इंडिया के अंदर हुआ ना, फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, बट बाद में स्टेट ने क्या किया? फंडामेंटल राइट से हटा दिया। केशवानंद भारती का जजमेंट उसी के कॉन्टेक्स्ट में तो आता है बाद में। तो यहाँ पे स्टेट ने प्रॉपर्टी को, जो फंडामेंटल राइट है वो ले लिया आपका। बट लोग कहता है कि नहीं, स्टेट कैन नॉट टेक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। और अगर ऐसा लेता है तो लोग क्या कर सकते हैं? बगावत कर सकते हैं, दे कैन डू रिवॉल्यूशन। ही गिव्स इवन राइट टू रिवॉल्यूशन टू द पीपल। इसका मतलब क्या हो गया? लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? समझ में आया ना अब आपको
क्योंकि यार ये लोगों को इतनी ज़्यादा पावर दे रहा है, किसी थिंकर ने दी नहीं आज तक, कि लोग जो है रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं। इवन जो होप्स होता है वो बोलता है राइट टू रेजिस्टेंस, लोग रेजिस्ट कर सकते हैं अगर वो लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो। इवन प्रोटेक्ट नहीं कर सके लाइफ को तो भी सिर्फ रेजिस्ट कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन फर्स्ट टाइम जॉन लॉक इज गिविंग। सो दैट्स वाई जॉन लॉक इज ऑल्सो आर्ग्यू टू बी स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। मतलब ये इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दे रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है। और इसका हम रिपरकशन देखेंगे भी कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और लोग किसकी थ्योरी को यूज़ करते हैं, जॉन लॉक की ये जो इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी होती है उसको यूज़ भी करते हैं। तो आगे हर थिंकर कोई भी जो थ्योरी देता है वो उस कॉन्टेक्स्ट में देता है, बट उसके बाद में उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे मार्क्सिज्म का भी आप देखोगे हर चीज़ का मिसयूज़ भी हुआ है, लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। जो जॉन लॉक है उसको यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट का यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव लेता है, स्टेट को यूटिलिटी की तरह लेता है वो, कि भाई स्टेट किस लिए बनाया, स्टेट को बनाया ही इसलिए उसको किसी काम में ले इसको आप। आई ना बात समझ में, इसीलिए इसको कहा जाता है यूटिलिटेरियन स्कॉलर ऑल्सो। और जैसे थॉमस होब्स के अंदर फेमस जो हमने स्टेटमेंट बोला था कि भाई वो सोल है, कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, उसी तरीके से जॉन लॉक का जो सोल है वो ये स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ये दो स्टेटमेंट याद रखो, दोनों स्कॉलर्स के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लॉक सेज वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, इट मीन्स लॉ इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ लिबर्टी। लॉ को बनाया ही किस लिए गया है, लॉ को इसीलिए बनाया गया है कि वो लोगों को लिबर्टी दे सके, लोगों को एम्पावर कर सके, लोगों को प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। लॉक के अंदर, जॉन लॉक के अंदर आप देखोगे स्टेट लॉक किस लिए बनाता है, वो भाई नाइट वॉचमैन है, स्टेट मालिक नहीं है। तो नाइट वॉचमैन क्या काम करेगा, वो वही काम करेगा मालिक की प्रॉपर्टी को बचाने की। सो स्टेट सिर्फ वो लॉज बना रहा है जो लोगों की लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को इंश्योर कर रहा है, लाइफ को इंश्योर कर रहा है। सो दैट मीन्स द पर्पज ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। सो लॉ है वो यहाँ पे बाउंड नहीं, लोगों को बाइंड नहीं करता है, बट क्या करता है, फ्री करता है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, why they are made, fundamental rights are law na, but why they are made, to give more freedom and liberty to the people. We can see that article 19, that is the law of the land. आर्टिकल 19 के अंदर किस चीज़ की फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, सारा का सारा आपको मूवमेंट, जो आपका आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, उन सब की फ्रीडम दे रहा है ना। और वो लॉ भी है, तो लॉ क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है लोगों को ज़्यादा लिबर्टी लेने में। सो दैट्स वाई वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। सो दिस वाज जॉन लॉक। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्कॉलर, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। जेएस मिल का जो टाइम होता है वो होता है द पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नो नीड टू एक्सप्लेन, वी स्टडी इन द मॉडर्न इंडिया की जो 18th सेंचुरी है, 1806 से 73 का जो टाइम, 1857 का रिवॉल्यूशन भी इसी दौरान होता है। इंडियन हिस्ट्री उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हो, आई वॉन्ट गो इनटू दोज डिटेल्स। बट ये जो टाइम होता है पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, और इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का। जो हम इंडस्ट्रियल लॉज भी पढ़ते हैं, लेबर लॉज पढ़ते हैं उस वक्त के, उसमें क्या कहा जाता है कि बच्चे जो हैं उनसे 12-12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, चिल्ड्रन। सो वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज गोइंग ऑन इन ब्रिटेन ऑफ दोज टाइम्स। जो औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, वो एकदम 16-16 घंटे काम करते हैं। दे आर लिटरली यूज्ड लाइक एनिमल्स, वर्स देन एनिमल्स। सो ये कॉन्टेक्स्ट है जॉन लॉक का, सॉरी जेएस मिल का। अब जेएस मिल जो है, आप सोच सकते हैं कि उसकी थ्योरी में किस तरीके का पर्सपेक्टिव रहेगा। वो हमेशा किस चीज़ की बात करेगा, भाई लोगों को स्लेव बना दिया ना तुमने, तो वो लिबर्टी की बात करेगा हमेशा। वो लोगों को ज़्यादा राइट्स देने की बात करेगा। वो बात करेगा कि जो हैप्पीनेस है लोगों को वो दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जेएस मिल को कहा जाता है ही इज़ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जेएस मिल विल टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को दबा दिया ना, स्लेव बना दिया यार तुमने, जानवर बना दिया उनको, तो उनको ज़्यादा पावर देना है। ये मिल की थ्योरी का हार्ट रहेगा। एंड इट इज़ सेड दैट इफ़ एनीवन इज़ लिबरल ही इज़ मिल। अगर इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो कि लिबरल है, तो वो कौन है? जेएस मिल है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वो जितने पावर देगा लोगों को, वो हम आगे देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द वर्क्स ऑफ जेएस मिल। उसकी फर्स्ट जो बुक है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें वो क्या करता है
वो बेंथम का जो कॉन्सेप्ट होता है यूटिलिटेरियनिज्म का, जो कि क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, GSGN शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, बेंथम कहता है कि बस मैक्सिमम लोगों उसका भला हो जाए। लेकिन इसके चक्कर में होता क्या है, मैक्सिमम लोगों के भले के अंदर हमेशा किसका भला होता है, कैपिटलिस्ट क्लास का। जो रूलर्स होते हैं, भाई कहा जाता ना इंडिया को भी वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज़ वेलफेयर स्टेट। इंडिया क्यों बनाया गया, गरीबों की सेवा करने के लिए बनाया गया। लेकिन जो लॉज होते हैं अल्टीमेटली किसकी सेवा करते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, मोर देन 70% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस व्हाट दे आर करोड़पतिस। ठीक है, तो जो करोड़पति अगर बैठे हैं तो किसके लिए लॉ बनाएंगे। सिमिलर सिचुएशन थी ब्रिटेन के अंदर भी। बेंथम ने अच्छे बोलने में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ लोगों का बुरा हो जाए। तो बट इसके आड़ के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था उसमें लोगों का एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सिर्फ कुछ लोगों के भले के लिए बाकी लोगों को स्लेव बना दिया गया। इसीलिए JS मिल होता है, वो कहता है आई एम स्टूडेंट ऑफ बेंथम। मिल कहता है भाई यूटिलिटेरियनिज्म अच्छी चीज़ है क्योंकि वो इंडिविजुअल का भला करती है, बट वो एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको रिवाइज करूँगा। मिल कहता है मैं जो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म है उसको मैं रिवाइज करूँगा। वो कैसे रिवाइज करेगा, उसके लिए JS मिल कहता है प्लेजर और हैप्पीनेस के अंदर अंतर करना सीखो आप लोग। यहाँ पे क्या लाता है वो, ही ब्रिंग्स बैक आइडियलिज्म। हमने लास्ट टाइम प्लेटो में पढ़ा था ये, हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड दीज थिंग्स आर गोल ऑफ लाइफ, है ना। ये मिल दोबारा से उस आइडियलिज्म को लाता है कि आप जो है मटेरियल प्लेजर्स जो हैं और हैप्पीनेस जो है उसमें अंतर करना सीखो। मटेरियल प्लेजर एपेटाइट भी होता है, ठीक है। एक सुअर जो होता है ना, वो खाता पीता है, वो भी खुश रहता है, वो उसका एपेटाइट है, ठीक है। बट उसका जो प्लेजर है और एक हायर जिसकी कॉन्शियसनेस है, उस पर्सन को जैसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और ये जो सुअर की जो हैप्पीनेस है, उन दोनों में डिफरेंस है। ये JS मिल का कहना है। JS मिल कहता है भाई दोनों को सेम नहीं कह सकते। बेंथम ने कहा कि सब सेम है, जिसको जो मज़ा आ रहा है वो करो। बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर है कि मुझे मज़ा आ रहा है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, उसको मज़ा आ रहा है वो चीज़ कर रहा है, जिसको जो मज़ा आ रहा है खुश रहो, खुश रहना ज़िंदगी का गोल है। मिल कहता है बिल्कुल सही बात है, खुश रहना ज़िंदगी का गोल है, बट खुशी में और प्लेजर में अंतर करना सीखो आप। सुअर की जैसे जो मज़ा ले रहे हो ना, वो खुशी नहीं है। आप पहले ये जानो कि हैप्पीनेस किस चीज़ के अंदर है। यहाँ पे JS मिल दोबारा आइडियलिज्म को लाता है, क्योंकि ये चीज़ आइडियलिज्म से बिलोंग करती है ना, हैप्पीनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए एक फेमस स्टेटमेंट है JS मिल का, वो कहता है इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड। एक सेटिस्फाइड सुअर को देखते हो ना आप, एकदम मोटा ताजा होता है ना, क्यों होता है मोटा, इसलिए होता है क्योंकि सेटिस्फाइड है वो जैसे भी है सिचुएशन में, उसको मज़ा आ रहा है वो खा के, जो भी वो फिल्थ में रह रहा है। सो ही इज सेटिस्फाइड, बट ही इज़ वेरी डर्टी, ही इज़ इन वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। सो मिल कहता है एक पिग सेटिस्फाइड है दैट इज़ नॉट गुड, बट एक सोक्रेटिस इवन डिससेटिस्फाइड है। अगर एक इंटेलेक्चुअल आदमी इवन डिससेटिस्फाइड है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से वो पिग की और एक इंसान की हैप्पीनेस को अलग करता है JS मिल। JS मिल कहता है अपने उसका अगले वर्क के अंदर ऑन लिबर्टी, इन दोनों वर्क्स को मैंने एक साथ ले लिया है क्योंकि ये जो दोनों बुक्स हैं, बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग ए ब्रीफ समरी अबाउट दैट, सो इन दोनों का आइडिया सिमिलर है, आई एम कंबाइनिंग देम टुगेदर टू द नेक्स्ट वर्क ऑन लिबर्टी एंड कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यहाँ पे लोग क्या बात करेगा, JS मिल क्या बात करेगा कि ठीक है भाई ये यूटिलिटेरियनिज्म है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि लोगों की हैप्पीनेस वो प्राइमरी गोल है। अब किस तरीके से वो इंश्योर करेगा, दैट विल सी इन दिस बुक। ये जो बुक है उनकी ऑन लिबर्टी एंड कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट्स को कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चैंपियन कैसे करेगा इंडिविजुअल लिबर्टी को, क्योंकि JS मिल कहता है कि लिबर्टी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट एंड पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, इट रिक्वायर्स फ्रीडम एंड लिबर्टी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ये जो फ्रीडम है इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देखो तीन चीज़ें हैं। मिल कैसे आइडियलिज्म को ला रहा है, क्योंकि मिल यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहा है पर्पज ऑफ लाइफ। ये पर्पज ऑफ लाइफ हमने प्लेटो के अंदर देखा था लास्ट टाइम। प्लेटो कह रहा है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप क्रिटिकल नहीं हो ना कि ये लाइफ क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पी रहना लाइफ का गोल कैसे है, अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो जानवर हो आप, इंसान नहीं हो।
प्लेटो ये कहता है कि भाई सबसे पहले अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हो कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं है तो तुम जानवर हो। प्लेटो का ये कहना है, इंसान हो ही नहीं तुम। उसी तरीके से मिल दोबारा से बोलता है पर्पज ऑफ लाइफ हैप्पीनेस है। अगर तुम इसको नहीं जान पा रहे हो तो देन इट्स नॉट गुड। आपको पर्पज ऑफ लाइफ को जानना है, जो कि क्या है, हैप्पीनेस है, खुशी रहना है, आपको हमेशा सुखी रहना है। इसके लिए मिल बोल रहा है भाई आप सुख सिर्फ तब प्राप्त कर सकते हो जो आप फ्री होगे, आपके पास फ्रीडम होगी। क्योंकि कोई आदमी जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा। अब आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन होता है उसका एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन कैसे मिल के थॉट्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि स्लेवरी हो रही है वहाँ पे एक हिसाब से, नॉट ऑफिशियल स्लेवरी ऑफ द एंशिएंट टाइम्स बट ए सॉर्ट ऑफ स्लेवरी ओनली। सो इसलिए वो क्या बोल रहा है, फ्रीडम पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, देखो जे.एस. मिल। और ये अपने को एकदम इजीली समझ में आ जाता है। इसलिए एक थिंकर का बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने लॉक का और होब्स का हार्ट दिया था आपको एक स्टेटमेंट में, उसी तरीके से जे.एस. मिल का जो हार्ट है, अगर एक स्टेटमेंट से आप जानना चाहो तो वो ये स्टेटमेंट है, क्या है, नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल। ये जे.एस. मिल का कहना है। मिल कहता है भाई अपने लोगों को नीचा दिखा के कोई स्टेट बड़ा नहीं बन सकता है। मुझे लगता है इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आईआर के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। इस स्टेटमेंट को याद रहो, जे.एस. मिल क्लियर रहेगा पूरा आपको, ठीक है। एंड देन ये जो सेकंड बुक उसकी होती है कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसमें वो कहता है, मिल कहता है भाई लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका राइट दो आप, और आप डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जो चर्चा होती है ना लोगों के बीच में, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी शुड नॉट बी वन साइडेड। लोगों के साथ आप डिस्कशन करो, डेलिब्रेट करो और उसके बाद में गवर्नमेंट को चलाओ, नॉट द रूलिंग विथ आयरन हैंड का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था। अब फाइनल एक कॉन्सेप्ट आता है मिल के अंदर कि भी मिल तो एकदम बढ़िया ही बढ़िया बातें कर रहा है। इंडिविजुअल को ये राइट दे दो, इंडिविजुअल शुड बी हैव राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ही शुड हैव राइट टू लाइफ, he should have so many rights, he should have freedom of expression, he should have freedom of speech, so much rights J.S. Mill is giving to individuals. अब क्वेश्चन ये उठता है, and all these rights why he is giving, by the way he is giving because he says that purpose of life is happiness and happiness can be derived by freedom, and by these rights people get freedom, that's why these rights are prerequisite. Okay, now the question arises कि भाई लोगों का जो गोल है वो तो हैप्पीनेस है मान लिया, और हैप्पीनेस के लिए राइट्स चाहिए। तो मान लो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के पास जो आईफोन है मेरे को तो वो बढ़िया लग रहा है, मैं वो लेना चाहता हूँ और मैं उसको चुरा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे उससे हैप्पीनेस मिल रही है। मैं ये बोल दूंगा कि भाई गोल ऑफ लाइफ है वो तो हैप्पीनेस है। अब मुझे हैप्पीनेस किससे मिल रही है? आपका लैपटॉप चुराने से मिल रही है, आपका आईपैड चुराने से मिल रही है। तो इसका फिर क्या जवाब है? सब लोग खुश होना चाहते हैं ना, इसका एक कुछ मैकेनिज्म चाहिए ना उसको बचाने के लिए। तो जे.एस. मिल कहता है डेफिनेटली इसके लिए जो मैकेनिज्म दी जाती है वो जे.एस. मिल कहता है हार्म प्रिंसिपल, कि एक आदमी खुश रहना उसका लाइफ ऑफ पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ है, बट वो दूसरों को हार्म नहीं कर सकता है। अगर वो दूसरों को हार्म करेगा तो क्या कर सकता है? स्टेट क्या कर सकता है? उसको फोर्स कर सकता है। स्टेट उस पर लॉ एनफोर्स कर सकता है। अभी तक मिल ने स्टेट के फोर्स की बात नहीं की, सिर्फ हार्म प्रिंसिपल फर्स्ट इंस्टेंस आएगा जहाँ पे जे.एस. मिल बोलेगा यार कोई आदमी इतना फ्री हो गया है कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है उसने, देन द स्टेट कैन फोर्स हिम फॉर फॉलोइंग द लॉज। दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन जे.एस. मिल। यहाँ पे आपका जे.एस. मिल कंप्लीट हो जाता है। नाउ we'll move to the another scholar, कार्ल मार्क्स। एंड क्योंकि आज का टाइम क्लास का हो गया है, सो आई थिंक कार्ल मार्क्स विल टेक टुगेदर विथ ग्राम्सी एंड हाना अरेंट। सो कार्ल मार्क्स है, ग्राम्सी एंड हाना अरेंट आई विल टेक इन another class. I hope that these lessons will help you. So if you find them useful, please like, share and subscribe. And I definitely ensure you कि political science का जितना भी static part है उसको मैं in depth cover करूँगा. You need not to रेफर टू एनी अदर सोर्स। आपको जितना भी की पॉइंट्स है इसमें, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसमें सिंपली कीवर्ड्स मैंने इंक्लूड किया, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है। आप उन कीवर्ड्स को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर